आइए जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को। आज की डेट लिखी हुई है 17/4/2021 और हम लोगों का टॉपिक क्या है। इसके पहले का जो टॉपिक चल रहा है बाल विकास के सिद्धांत, और बाल विकास के सिद्धांत में हम लोगों ने वाइगोस्की को पढ़ लिया है, जीन पियाजे को पढ़ लिया है और लॉरेंस कोहलबर्ग को कल पढ़ा था एक पार्ट, और सेकेंड पार्ट आज है जो आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर टेट का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं आप या कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहली सब्जेक्ट के रूप में मिलती है और वहाँ से आपको 30 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से आपको विकास की अवधारणा से लेकर के कुल मिलाकर के आपको 15 प्रश्न मिलते हैं। बाल विकास से 15 प्रश्न मिलते हैं। इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में कुल 30 प्रश्न रहेंगे, लेकिन जो टॉपिक है आपका जो सिलेबस दिया रहेगा उसमें जो टॉपिक रहेगा बाल विकास, तो बाल विकास से लेकर के आपको 15 प्रश्न मिलते हैं और बाल विकास यही है, अलग से कुछ नहीं है जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज हम लोग मुख्य रूप से क्या जानेंगे, सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है, पार्ट नंबर 24 है हम लोगों का, किसका, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट का। उसके अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया हुआ है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर आप दोनों में कर पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे, जब दोनों में क्या करेंगे, आप बेहतर रूप से समझ को अपनी डेवलप करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग को किस में लगाते हैं, रट्टा मारने में नहीं लगाते हैं। होता क्या है कि हम कोई भी सिद्धांत क्या करते हैं, सीधे सीधे रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई सिद्धांत रटने पर जोर ना दे कर रट्टा ना मार करके क्या करिए, आप समझने पर प्रयास करिए, आपको दोनों में अंतर कर पाएंगे। नहीं तो दोनों में पूछेगा वो वाइगोस्की को, पूछेगा पियाजे को, आप आंसर करके आएंगे कोहलबर्ग को, क्योंकि तीनों किसके सिद्धांत हैं, बाल विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी समझ को डेवलप करनी है, बस हो गया। और ये जो सिद्धांत होते हैं इनको अपने व्यवहारिक प्रयोग में ले लेना है। ठीक है, अपने आसपास के, अपने परिवार से, अपने समाज से इनका एक संबंध होता है और इन संबंधों को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, ठीक है, तो शिक्षा कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है, कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, कुछ नहीं है। आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, वहाँ के आसपास जो कहीं ना कहीं आप समाज में ही रहते होंगे, वहाँ के आसपास, आपके आसपास जितने भी जो भी वातावरण है उसके संपर्क में आप रहते होंगे, तो उसके बारे में आप क्या करिए, बेहतर रूप से जानकारी को प्राप्त करिए। तो शिक्षा वही है, आपको बाहर से कोई पहाड़ नहीं खोदना है, बाहर से कुछ नहीं करना है। आपका जो कार्य है, आपका कार्य क्या है, एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ना। ठीक है, तो आप पढ़िए। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि बच्चों को पढ़ाना, तो आप अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को निभाइए। यही क्या है, शिक्षा, यही है एजुकेशन, अलग से कुछ नहीं है। एजुकेशन की किताब को पूरा रट्टा मार लीजिए और रट्टा मार करके आप ले आइए 90%, ये एजुकेशन नहीं है। क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या बताता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा चल रही है इसी के अनुसार चल रही है, इसी में इसने बताया हुआ है नियम। इनका कहना ये है कि रटा हुआ ज्ञान क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब ही है आज आपको याद है, कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको याद नहीं रहेगा, आपको भूल जाएगा। और इसी को एनसीएफ 2005 ने क्या बता दिया है कि आपको करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग। जो इन्होंने क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, उसको फॉलो करते हुए अगर आप पढ़ते हैं तब आप अपनी समझ को व्यवहारिक रूप में कर पाएंगे। नहीं तो आप सैद्धांतिक रूप से पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। अंत में एग्ज़ाम देंगे, 2 साल तैयारी करेंगे, 5 साल तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार, ये सिद्धांत केवल आपकी समझ को डेवलप करेंगे,
यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न किसी भी टेट के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे, सिलेबस जारी रहेगा, लेकिन उस सिलेबस से आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट का एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, 12th का एग्ज़ाम देने नहीं आ जाते हैं, बीएससी, एमएससी, बीएड, डीएलएड का एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं किसका? टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाते हैं आप। तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा इसको आप समझ सकते हैं इस बात से कि सीधा सीधा प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाता है, उसमें हर प्रश्न में क्या होती है? पेडागॉजी। जितने भी प्रश्न होते हैं जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको, मैंने एक दिन बताया हुआ था कि 150 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 90 नंबर आपकी क्या रहेगी? पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब क्या है? हिंदी में शिक्षा शास्त्र, ठीक है। और शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र है हाउ टू टीच अ चाइल्ड, ठीक है। हाउ टू टीच अ चाइल्ड क्या है? वही है पेडागॉजी, वही है शिक्षा शास्त्र। इसको आपको कोई किताब नहीं मिलेगी कि आप कोई किताब पढ़ के रट्टा मार के 90 नंबर ला लीजिए, ठीक है। ना तो कोई आपको टीचर पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। केवल क्या करना है आपको? अपनी समझ को विस्तारित कर लेना है, बस हो गया। आपकी जो समझ है उसको कहाँ करिए? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार करिए। और एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका क्या रोल है? आपका रोल है बच्चे के लिए सुविधा प्रदाता, ठीक है। जैसे क्लासरूम में चेयर है किसके लिए? बच्चे के बैठने के लिए। उसी प्रकार से आप किस लिए हैं? बच्चे को जहाँ पे प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम में अपना सहयोग देने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए, मारने के लिए नहीं होते हैं आप, ठीक है। अगर आप मारते हैं, बच्चा विद्यालय आना बंद कर देता है और बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है कि विद्यालय एक गंदी वस्तु है, और जब भी उसे विद्यालय भेजा जाता है वो रोना शुरू कर देता है, जबकि बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। दोषी कौन है? दोषी आप हैं, क्योंकि आपको नहीं आता कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाना है। हाउ टू टीच, जैसे हमने हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स हमने एक मैथ पेडागॉजी के अंदर बताया हुआ है, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ाना है एक बच्चे को, आपको कैसे पढ़ाना है? शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना है। अगर आप एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करते हैं, मतलब कि आप डंडा नहीं मारे, आप क्या करिए? एक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करिए? शिक्षण विधि का प्रयोग करिए, और उसके बाद देखिए कि बच्चा अपने आप सीखना शुरू कर देगा। क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने कहा हुआ है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। मैं अपने अनुसार कुछ भी नहीं बता रहा आपको, मैं आपको रिकॉर्ड भी दे दूंगा। जितने भी मैं बातें कहता हूँ वो एज अ रिकॉर्ड बात करता हूँ, एज अ फैक्ट बात करता हूँ, और मेरे पास इन सभी के दस्तावेज भी उपलब्ध होते हैं, और भी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो भी मैं बताता हूँ आपको, मैं अपने से एक शब्द भी नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि मैं अपने से क्यों बताऊँ? तो ये थी आपकी पेडागॉजी, जहाँ से आपको मिलते हैं 90 नंबर। मैं फालतू का ये नहीं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको मिलते हैं 90 नंबर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ये तभी क्वालिफाई हो पाएंगे जब आपको चाहिए 90 नंबर, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तब आपको चाहिए कितना? 75 नंबर। यहाँ पे चाहिए 60% और यहाँ पे चाहिए 50%, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलते हैं आपको? अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया, अपने मस्तिष्क को, अपने विचार को बदल लेना है। अपने विचार को कैसे बदलना है? अपने विचार को ये बदल लेना है कि मैं प्रशासनिक नहीं हूँ, मैं बच्चे के लिए सुविधा प्रदाता हूँ। मतलब बच्चा जो चाहता है आप उसमें सहयोग करेंगे, ना कि बच्चे को मार मार के पढ़ाएंगे। चलो तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें पढ़ना ही है, नहीं पढ़ोगे तो मार डालेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हम लोगों का सेकेंड पार्ट है।
आज हम लोग पढ़ेंगे नैतिक विकास के चरण को। कल हमने इनके बारे में, जैसे इनके जीवन परिचय के बारे में जाना हुआ था कि ठीक है, और आज हम जानेंगे इनके नैतिक विकास के चरण को। चरण को भी हमने बताया हुआ था कि 3 चरण हैं, लेकिन उसकी व्याख्या आज हम बताते हैं आपको। व्याख्या मतलब नैतिक विकास के कुल कितने चरण हैं? नैतिक विकास के कुल 3 चरण हैं, जो किसने बताया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। और नैतिक विकास का सिद्धांत इनका निकल कर आता है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। किसकी पुस्तक है? 1 नंबर का प्रश्न यहीं से बन आता है, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? आपको सीधा आंसर बताना है, ये है लॉरेंस कोहलबर्ग का, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत कहाँ से निकल कर आया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से निकल कर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न हमेशा, जैसे मान लीजिए इस बार नहीं आया, अगली बार आया, अगली बार नहीं आया, तो घुमा फिरा के देखेंगे, बार बार यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आपको नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक से लिया गया है, जिसमें इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरण बताए हैं। पहला चरण है पूर्व नैतिक, इसी को पूर्व परंपरावादी, और इसी को पूर्व रूढ़िवादी चरण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चरण है इनका नैतिक, इसी को परंपरावादी और इसी को रूढ़िवादी चरण भी कहते हैं। फिर तीसरा चरण है इनका उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर नैतिक चरण, ठीक है। नैतिक विकास के कुल कितने चरण हैं? आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको सीधे सीधे बता देना है। नैतिक विकास के सिद्धांत में जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ है उसमें कुल 3 चरण हैं, ठीक है। उसमें कुल कितने चरण हैं? कुल 3 चरण। तो पूर्व नैतिक चरण, पूर्व परंपरावादी चरण और पूर्व रूढ़िवादी चरण की जो एज है 3 से लेके 10 वर्ष तक में बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है, उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी चरण में रखा हुआ है, जो इनका पहला चरण है, ठीक है। अगर एक बच्चे में 3 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, जैसे ये बच्चा हो गया, ये इसकी एज कितनी है? इसकी एज है 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बीच में। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग की किस चरण के अंतर्गत आएगा? ये आएगा पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी और पूर्व रूढ़िवादी चरण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर दूसरा है नैतिक परंपरावादी, एक ही साथ है ये, नैतिक परंपरावादी अलग अलग नहीं है, ठीक है। नैतिक परंपरावादी और रूढ़िवादी चरण, ठीक है। नैतिक परंपरावादी और रूढ़िवादी चरण, यहाँ पे जो पूर्व जुड़ा हुआ है उसको हटा देंगे, सेम मिल जाएगा आपको डेटा, ठीक है। पहले पूर्व आता है, फिर नैतिक आता है, फिर उत्तर आता है। 3 अवस्थाएं यहाँ पे हैं। आपको मैं 1 सेकंड के अंदर अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, केवल एक को आप समझ लीजिए। जैसे पूर्व नैतिक रूढ़िवादी चरण को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी से आपको तीनों, आप एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से लिंक है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तब। जैसे यहाँ पे पूर्व आता है, पूर्व आ गया, फिर आप नैतिक में आ जाइए, फिर चले जाइए उत्तर में। यहाँ से तीनों आपके आ जाएंगी अवस्थाएं। आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकेंड के अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको आना क्या चाहिए? लिंक करते, ठीक है। तो नैतिक परंपरावादी रूढ़िवादी जो चरण है, अगर एक बच्चा यहाँ पे जैसे 3 से 10 था, यही बच्चा पहुँच के 10 से आगे बढ़ गया, मतलब 10 वर्ष से लेकर के यही बच्चा 13 वर्ष तक का हो गया, तो इसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहाँ रखा हुआ है? नैतिक परंपरावादी रूढ़िवादी चरण में रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यही बच्चा जो 13 वर्ष का था, 13 वर्ष से लेकर के वो 16 वर्ष का हो जाता है, इसकी बेच के जो एज है, इसमें उसका जो नैतिकता का विकास होता है, उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने रखा हुआ है उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी चरण के अंतर्गत।
जिसकी एज, अगर एक बच्चा 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच में है, उसमें जो नैतिकता का विकास होगा, उसमें जो नैतिकता का विकास होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर नैतिक चरण कहलाता है, जिसकी एज हो जाती है 13 से 16। 1 मिनट के अंदर फिर से समझने का प्रयास करें। अगर आपको क्या करते आएगा लिंक, तो आपको केवल एक को समझ लेना है, जैसे पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी चरण को समझ लेना है, और यहाँ से पूर्व को हटाएंगे, नैतिक रूढ़िवादी चरण मिलेगा, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे उत्तर नैतिक रूढ़िवादी चरण, तो ये उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी चरण यहाँ कहाँ से मिल जाएगा? आपकी तीसरी एज मिल जाएगी, तीसरी अवस्था मिल जाएगी। ठीक है, फिर एज की बात है तो पहली एज है इनकी 3 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों में जो नैतिकता का विकास होगा वो क्या कहलाएगा? पहली पूर्व नैतिक। फिर इसके आगे जाएंगे 10 से लेकर 13 वर्ष तक, तो क्या कहलाएगा? नैतिक रूढ़िवादी चरण। और फिर 13 से लेकर 16 में आएंगे तो कहलाएगा उत्तर परंपरावादी चरण। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी समझ को विस्तारित कर लेना है, बस हो गया। जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है इनकी आलोचना में। ठीक है, कोहलबर्ग ने क्या किया है? जो इनका सिद्धांत है उनमें सांस्कृतिक अंतर पर ध्यान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? सिर्फ बालकों एवं पुरुषों को शामिल किया है। इन्होंने महिलाओं को अपने सिद्धांत में, अपने प्रयोग में इन्होंने शामिल नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने जो नैतिक विकास बताया हुआ है 3 अवस्थाएं, 3 चरण, इसमें केवल किसको शामिल किया था? इन्होंने लड़कों को और पुरुषों को शामिल किया था। ये सबसे बड़ी इनकी क्या थी? भूल, और इसलिए इनका सिद्धांत उतना अच्छा नहीं माना गया, केवल इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है? जो महिलाओं को ध्यान नहीं दिया, अपने शामिल नहीं किया, किसमें? अपने प्रयोग में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। 4 नंबर आपको मैं बता चुका, जो बदल बदल के यहीं से पूछता है। ठीक है, करता क्या है? आपको बार बार यहीं से पूछेगा और क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, केवल प्रश्न को बदल देगा। टॉपिक में आपको सिलेबस जारी होगा, सिलेबस में लिख देगा बाल विकास के सिद्धांत, और सिद्धांत में आपको किन को पढ़ना है? 3 को ही पढ़ना है। ठीक है, जीन पियाजे को ही पढ़ना है, लॉरेंस कोहलबर्ग को ही पढ़ना है, वाइगोत्स्की को ही पढ़ना है। और करता क्या है? ये जो हमने बताया दे देगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, फिर इनकी प्रमुख आलोचना क्या है? कि इन्होंने महिलाओं को शामिल नहीं किया है। इनकी जो अवस्थाएं हैं, जो इन्होंने नैतिक विकास के चरण बताए कितने हैं, तो आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, और एज बता देनी है आपको। फिर द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? तो आपको बतानी है लॉरेंस कोहलबर्ग की, और यहीं से निकल करके आता है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, अब आइए समझने का प्रयास करते हैं जो नैतिक दुविधा आती है, जो हमने कल बताया हुआ थे आपसे कि नैतिक दुविधा कैसे आती है। ठीक है, जो हमने हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी आपको। हिंज क्या करता है? हिंज की पत्नी कैंसर से बीमार होती है और उसे चाहिए होती क्या? दवा। और वो दवा कहाँ होती है? केवल एक डॉक्टर के पास होती है, और वो डॉक्टर क्या करता है? उस दवा की फीस बहुत ज़्यादा बता देता है, और जो हिंज नामक व्यक्ति है उसके पास क्या होता है? पैसे की कमी, और ये क्या करता है? दवा को प्राप्त करने के लिए उनके क्लिनिक से क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है उनके बिना अनुमति के, और अपनी पत्नी की जान को बचा लेता है। और ये कहानी सुनाते हैं कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। कहाँ से? यहाँ से 3 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, और कहानी सुनाने के आधार पर ये उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सही है। तो देखिए, दोनों सही हैं। किसके आधार पर? नैतिक तर्कणा के आधार पर दोनों सही हैं। ठीक है, क्यों? अगर ये हिंज जो है बिना इनकी अनुमति के दवाई प्राप्त न करता, तो इसकी पत्नी क्या हो जाती?
इसकी पत्नी की डेथ हो जाती। अब ये डॉक्टर क्या है, ये अपनी क्लिनिक को खोले हुए हैं और उसमें लगाए हुए हैं पैसा। जब उसमें लगाएंगे पैसा तो क्या होगा, वो फ्री में तो देंगे नहीं। अगर फ्री में नहीं देंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, इसी में फंस जाती है क्या, नैतिक दुविधा की बात यहीं पे हो जाती है। नैतिक तर्कड़ा की 50% लोग बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर सही है, 50% लोग बोलेंगे नहीं कौन सही है, हिंज सही है। और बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ऐसा ही उनको जवाब देते हैं। तो इन्होंने पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी जो चरण हैं उसमें इन्होंने इसके 2 भाग बताए हैं। कहाँ पे 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहला अहम केंद्रित, दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन। एक बच्चे में कैसे नैतिकता का विकास हो रहा है यहाँ पे हम बता रहे हैं। कहानी को भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए केवल एक बच्चे में नैतिकता के विकास को, कैसे एक बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास होता है। एक बच्चा कितने साल का है, 3 वर्ष का है और 10 वर्ष के बीच का है, 3 से लेकर 10 वर्ष के बीच में है। तो वो क्या होता है, उसमें 2 प्रकार की विशिष्टता पाई जाएगी। पहला अहम केंद्रितता। अहम केंद्रित का मतलब होता है क्या, मैं की बात करना, ठीक है। जैसे सारे खिलौने मुझे दो, सारी मिठाई मुझे दो, सारे कपड़े मुझे दो, मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं। इसमें क्या पाई गई, अहम केंद्रितता। फिर होता क्या है, इसी बच्चे के अंदर आ जाता है डर। डर क्या है कि इसकी दूसरी विशिष्टता है कि दंड एवं आज्ञा पालन। माता पिता का इसको डर होता है और डर के कारण ये बोलता है कि अगर मैं पूरी टॉफ़ी खा लूँगा, मैं पूरे कपड़े पहन लूँगा, मैं अकेले खेल लूँगा तो क्या होगा, माता पिता इसको मारेंगे। और मारने का क्या होता है, इसको डर होता है। और दोनों के बीच में आ जाती है क्या, दुविधा, ठीक है। दोनों के बीच में आ गई है दुविधा। अब बच्चा करे क्या, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो लालची प्रवृत्ति के होते ही हैं। अब लालची प्रवृत्ति है तो पहला तो ये है कि इसको कि जैसे ही घर में कुछ दिखा, घर में कुछ दिखा मतलब जैसे ये बॉक्स है, इसमें रखी हुई मिठाई। अब बच्चा सोचता है कि क्या करूं, मैं अकेले खा लूं, मैं खा लूं, ठीक है, कोई दूसरा ना खा नहीं पाए। अब बच्चा क्या करता है, इस बॉक्स को खोलता है और तभी इसके अंदर क्या आ जाती है, दुविधा। दुविधा कैसे आ जाती है कि अगर मैं इसको खा गया तो क्या होगा। ये 2 है दंड एवं आज्ञा पालन। उसकी जो माँ है, उसके जो पिता हैं क्या करेंगे, इसको मारेंगे। और इसी के बीच में क्या करता है, बच्चा दुविधा में पड़ जाता है। और यही होता है नैतिक विकास, जो पहली नैतिक विकास है, जो पहला चरण है, यही कहलाएगा, ठीक है। कि एक बच्चा जब दुविधा में पड़ जाता है फिर वो अपने तर्क के आधार पर उसको जो सही लगेगा, जिससे उसके परिवार का माहौल रहेगा, उसके अनुसार वो बच्चा काम करेगा। नहीं तो वो अपने अनुसार नैतिक तर्कणा का प्रयोग करके क्या करेगा, इन सभी का जो फंसा हुआ है बच्चा यहाँ पे, इस बॉक्स पे जो मिठाई का डिब्बा है, इस पे फंसा हुआ है कि मैं ही अकेले खा लूँ। इसमें जो बच्चा फंसा हुआ है उसमें क्या करेगा, वो अपने नैतिक तर्कणा का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, ठीक है। यही है नैतिकता का विकास, पहली अवस्था। दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, इसे हम अनुकरण या स्वीकृत पाना भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कैसे एक बच्चा नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है, आइए हम बताते हैं आपको। देखिए होता क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अवस्था है, और दोनों और एक साइड क्या है, कानून व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण, और दोनों के बीच में क्या है, नैतिक दुविधा, ठीक है। जैसे आप हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल करने का प्रयास करते हैं। किसकी नकल, जो आपसे, जैसे आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो हमेशा आपको क्या देंगे, उदाहरण मतलब कि आप इनके जैसे बनने का प्रयास करो, ठीक है। अगर कोई उनके परिवार में, उनके आसपास कोई अच्छा लड़का है, अच्छा मतलब पढ़ने में अच्छा हो, कोई खेलने में अच्छा हो, कोई सिंगर अच्छा हो, तो क्या करते हैं वो
वो ये करते हैं कि उनका आपको बार बार उदाहरण देंगे और बार बार उदाहरण दे करके आपको परेशान कर देंगे और बोलेंगे कि क्या बनिए, आप उनके जैसा बनिए। उनके जैसा बनने का मतलब ये है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनिए और क्या करिए, आप उनका अनुकरण करिए जो आपके आसपास आपके संबंधित ऐसे हैं। ठीक है। दूसरा, कानून व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण या कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अब यही जो अच्छा लड़का था, जो अच्छी लड़की थी, ठीक है, जिसका आपको परिवार वालों ने क्या किया, अनुकरण करने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया। अब यही क्या हो गया, एक दिन आपको जेल के अंदर मिल गया, मतलब कुछ ऐसा इसने गलत काम कर दिया और गलत काम ऐसा कर दिया कि कहाँ पहुँच गया, जेल के अंदर। अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे, चांस। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको चांस, यहाँ पे मिल गया आपको अवसर क्या मिल गया, अवसर ये मिल गया कि जिसको आप बोलते थे कि उसका नकल करिए, उसके जैसा बनने का प्रयास करिए, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छी लड़की है, उसके जैसा तुम बनो। और आप क्या कर दिए, आपको मिल गया चांस, क्योंकि ये जो अच्छा लड़का था, अच्छी लड़की थी, कहाँ मिल गई आपको, जेल के अंदर। क्योंकि इसने क्या किया, इसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से इसको जेल के अंदर मिल गया। तो आपको मिल जाता है यहाँ पे चांस और फिर आप पूछते हो कि क्या मैं भी जेल के अंदर जाऊँ, तो सीधा सा जवाब आएगा आपको पास कि साइलेंट स्पीच। आपसे जो आप दबाव बनाते थे बार बार, वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि जेल में जाना, जेल में भेजना कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। और कोई कैदी जेल के अंदर बंद है तो उसको देख करके आप थोड़ी सोचेंगे कि मैं भी जेल के अंदर बंद हो जाऊं, कोई नहीं सोचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गई है, नैतिक दुविधा। ठीक है, मतलब जो अच्छा लड़का था, अच्छी लड़की थी और जिसका आपने अनुकरण किया, वही लड़का क्या हो गया, जेल के अंदर बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे, नैतिक तर्कड़ा की बात करेंगे। ठीक है, नैतिक दुविधा की बात तो हमने बता दी। आप क्या करेंगे, आप किसका प्रयोग करेंगे, नैतिक तर्कड़ा का प्रयोग करेंगे। यानी आप खुद से प्रयास करेंगे, खुद से विचार करेंगे कि मैं किसकी नकल करूं कि ना करूं। और यहाँ पे हो जाता है कि मैं किसी की नकल नहीं करूँगा, मैं अपना निर्णय क्या करूँगा, खुद लूँगा। ये हमने लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत बताया हुआ है, मैं उसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं व्यवहारिक रूप में आपको समझाऊँगा नहीं, आपको ये सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई है, नैतिक दुविधा दोनों के बीच में। क्यों आ गई है, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य जो है, आपके माता पिता आपको दबाव बनाए, किसके जैसे बनने का प्रयास करो तुम, और फिर यही बच्चा मिल जाता है आपको जेल के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप उनकी बात को गलत साबित करोगे और कहोगे कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। ठीक है, ये रही आपकी दूसरे चरण, जो नैतिक परंपरावादी, नैतिक रूढ़िवादी चरण के नाम से हम जानते हैं। फिर तीसरा चरण है इनका, उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर नैतिक चरण, जो जिसकी एज कहाँ से कहाँ तक है, 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है सामाजिक अनुबंधन, अपना अपना भला देखना, इनके दोनों के बीच। और दूसरे साइड क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता, भूखे रह करके दूसरे को भोजन देना। और दोनों में क्या आ गई है, नैतिक दुविधा। कैसे, सामाजिक अनुबंधन का मतलब ये हो गया, जैसे दुकानदार के होता है, दुकानदार क्या करता है, दुकान में आप जाते हैं, आप पैसे देते हैं और दुकानदार क्या करता है, आपको सामान देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप सामान ले रहे हैं, और दुकानदार पैसा क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको सामान दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपना अपना भला के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सार्वभौमिक नैतिकता होती है, जो सबको अपनानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बार बार क्यों जोर देता हूँ व्यवहारिक प्रयोग पर, ये सिद्धांत केवल आप पढ़ करके एक नंबर ना लाइए, इसका अपने जीवन में प्रयोग करिए। और लास्ट में निकल के आता है केवल इतना, सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब केवल आप अपने लिए नैतिकता का प्रयोग ना करिए,
ठीक है। आप अपने लिए नैतिक तर्कड़ा का प्रयोग न करिए। आप किस आधार पर अपने आप को डेवलप करिए? सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब ये जो उदाहरण लिखा हुआ है कि भूखे रह करके दूसरे को भोजन दे देना, ठीक है। मतलब आपके घर में केवल खाना किसके लिए है? भोजन जो बचा हुआ है केवल आपके लिए बस बचा हुआ है, लेकिन आपको उसी समय पे कोई दूसरा आ जाए, आप सीधे सीधे क्या करें? आपके अंदर अगर डेवलप हो गया किसकी? सार्वभौमिक नैतिकता का विकास हो गया है, क्योंकि आप यहाँ से निकल करके कहाँ आ गए हैं? ये 16 वर्ष में ही हो जाता है। एक बच्चे के अंदर 16 वर्ष में ही हो जाता है। अगर एक बच्चे का विकास ऐसे हुआ, नहीं तो कभी नहीं होगा, वो मर जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने आपको बताया हुआ है इसको, ठीक है। लेकिन इनके जो सिद्धांत में आपको जो मुख्य बात है वो क्या है? केवल ये है सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब भूखे रह करके दूसरे को भोजन देना। यहीं से आपको इनके सिद्धांत से सीखना चाहिए कि नैतिकता का विकास 16 वर्ष में ही हो जाता है। कौन सी नैतिकता का विकास? सार्वभौमिक नैतिकता का। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती तब भी उनके अंदर ये नैतिकता नहीं पाई जाती है। वो केवल किसके अंदर यहाँ तक पहुँच पाते हैं? अपना अपना भला। अधिक से अधिक जो आज का परिवेश है, जो आज का देखा जाए वातावरण है, वो कहाँ तक है? जो नैतिक विकास का सिद्धांत का जो मुख्य आधार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्या बात करता है, क्या सिखाता है आपको, मैं उसकी बात। नैतिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप पहुंच गए हैं कितने वर्ष में? 16 वर्ष में, तो आपके अंदर सार्वभौमिक नैतिकता का विकास हो जाता है। अगर आप अपनी सार्वभौमिक नैतिकता का विकास क्यों हो जाता है? क्योंकि आप फंस जाते हैं किसमें? नैतिक दुविधा में। और नैतिक दुविधा में जब आप फंसते हैं तब आप क्या करते हैं? दो पक्ष होते हैं और आप दोनों पक्षों के अंदर क्या निकालते हैं? अपनी नैतिक तर्कड़ा का प्रयोग करते हैं। आप नैतिक तर्क का प्रयोग करते हैं, आप अपने खुद की दिमाग का प्रयोग करते हैं और यहीं से आपकी डेवलप क्या हो जाती है? सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता यहीं से विकास हो जाता है। कितने वर्ष में ही? केवल 16 वर्ष में। नहीं तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो आप कहीं तक फंसे रह जाते हैं, जबकि आप 13 से 16 वर्ष तक के बीच में ही हैं। आपकी मृत्यु हो जाती है तब भी आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि क्या सोचते हैं आप? अपना अपना भला, ठीक है। अपना अपना भला मतलब जैसे मैं खा लूँ, मैं पहन लूँ, मैं सो लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, जो मैं की भावना है आप केवल पहली अवस्था तक ही सीमित रह जाते हैं, जो क्या कहलाती है? अहम केंद्रित। और वो नैतिक विकास के सिद्धांत में आप किस चरण में रह जाते हैं? केवल 3 से लेकर 10 वर्ष तक, और आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है केवल कहाँ से? यहीं से 3 से लेकर 10 वर्ष तक में ही। क्योंकि केवल आप किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं खाना खा लूँ, मैं भोजन कर लूँ, मैं कपड़ा पहन लूँ, ठीक है। केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, और अपने बारे में जिस दिन से सोचना बंद कर देंगे तब आप दूसरी अवस्था में आएंगे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर अंत में आप आएंगे सार्वभौमिक नैतिकता में, जो होती है क्या? जो नैतिक की परिभाषा है, नैतिकता का सिद्धांत है जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का जो हम लोगों ने जाना। इसके पहले आप लोगों को इसको बताया जा चुका है, पहले अवस्था के बारे में, मतलब पहला पार्ट इसका हो चुका था, आज सेकंड पार्ट था। हम लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण को जाना, इनकी जो पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को जाना, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है इनकी आलोचनाएं। इन्होंने क्या किया है? महिलाओं को अपने प्रयोग में स्थान नहीं दिया है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है उतना फेमस नहीं हो पाया जैसे जीन पियाजे का हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।